दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पृथ्वी ग्रह का अक्षय। बस करो कुंदन, मैं कब से तुम्हारी यह हरकतें सहन कर रही हूं, पर अब और नहीं। मानती हूं कि तुम देव शून्य मंडल के योद्धा हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे फैसलों पर सवाल उठाओगे। अगर इतनी समस्या है और खुद की ताकत पर इतना ज्यादा विश्वास है तो यहां से जा सकते हो। वाणी अब कुंदन की हरकतें और ज्यादा सहन नहीं कर पाई और उसने गुस्से से भरे स्वर में उसे फटकार लगा दी। यह बात सच थी कि वह ताकतवर था, पर इसका मतलब यह तो नहीं था कि वह हर समय उन्हें नीचा दिखा सकता था। क्या कहा तुमने? वाणी कुछ ऐसा कह देगी? कुंदन ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। इतने समय में यह पहली बार था जब वाणी ने उससे कुछ ऐसा कहा था। परम अक्षय, तुम दोनों खड़े देख क्या रहे हो? यह मत कहना कि तुम दोनों भी इसकी बात से सहमत हो। कुंदन ने परम और अक्षय की तरफ देखते हुए पूछा। मैं वाणी की बात से सहमत हूं। हर समय मैं भी तुम्हारी इन हरकतों को सहन नहीं करने वाला, परम ने सीधा जवाब दिया। मैं भी इन दोनों की बात से सहमत हूं। अक्षय, जो कि बहुत कम बोलता था, उसने भी वाणी और परम की बात से सहमति जताते हुए कहा। तीनों को एक ही पक्ष में देखकर कुंदन का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा, लेकिन इस मामले में वह कुछ कर भी नहीं सकता था। सीधी सी बात थी, जो संसाधन बाकी सबको चाहिए थे, कुंदन भी उन्हें हासिल करना चाहता था। तो एक छोटे से झगड़े के कारण वो संसाधनों का पीछा तो नहीं छोड़ सकता था। आकर्ष, हमारे समूह में एक देवशून्य मंडल का योद्धा, दो शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा और एक शैल मंडल के 8वें स्तर की योद्धा है। बुरा मत मानना, पर क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारा ऊर्जा स्तर क्या है? चिंता मत करो। अगर तुम्हारा ऊर्जा स्तर शैल मंडल के 7वें स्तर में भी हुआ तो भी हम तुम्हें अपने समूह में शामिल करेंगे, और मैं वादा करता हूं कि हर कदम पर जहां जहां तुम्हें सुरक्षा की जरूरत होगी वहां पर तुम्हारी सहायता करूंगा, परम ने आकर्ष से कहा। यह सुनकर आकर्ष ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया। पलक झपकते ही सभी पर दबाव लगने लगा। देव शून्य मंडल का योद्धा। आकर्ष के ऊर्जा स्तर को देखकर न सिर्फ परम बल्कि अक्षय और वाणी भी काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। लेकिन पास में खड़ा कुंदन, उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। अभी थोड़ी देर पहले वह आकर्ष की ताकत पर संदेह कर रहा था और उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से आकर्ष ने अपने ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किया था, वह कुंदन के चेहरे पर तमाचा मारने के जैसा था। मैं तुम्हारे समूह में शामिल तो हो जाऊंगा, पर पहले मुझे यह जानना है कि जिस जगह की तुम लोग बात कर रहे हो वह है कैसी? जब तुम लोग उस जगह के अंदर जा ही नहीं पाए हो तो तुम लोगों को कैसे पता कि वहां पर संसाधन हो सकते हैं? आकर्ष ने परम, अक्षय और वाणी की तरफ देखते हुए पूछा। हमने वहां पर प्रवेश करने की कोशिश की थी, पर वहां पर लगे तंत्र जालों के कारण हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। सीधी सी बात है, अगर वहां पर सुरक्षा इतनी ज्यादा है तो निश्चित रूप से वहां पर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी सुरक्षा के लिए वहां इतने तंत्रजाल लगाए गए हैं, वाणी ने जवाब दिया। इतना जवाब आकर्ष के लिए पर्याप्त था। वह तो यहाँ पर संसाधन हासिल करने ही आया था। अब जब सामने से उसे अवसर मिल रहा था तो वह उस अवसर को अपने हाथों से कैसे जाने देता। वह उनके समूह में शामिल हो गया और उस स्थान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में परम, अक्षय और वाणी से बात करते हुए आकर्ष को इस बड़े क्षेत्र के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई। उनके अनुसार वैसे तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने के कई द्वार थे, लेकिन प्रत्येक आयाम को एक निश्चित स्थान दिया गया था।
इस आयाम में भी 4 से 5 ग्रहों का एक समूह बनाया गया था, जहां के द्वारों से प्रवेश करने के बाद लोग एक छोटे से भाग में पहुंच जाते थे। देखा जाए तो यह जो छोटा सा भाग था, यह भी सोमालिया महाद्वीप के दोनों तलों से बड़ा था। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह था कि जिस ग्रह से आकर्ष और उसके साथी आए थे, उसके आसपास के 4 अन्य ग्रहों के द्वार भी उसी भाग में खुले थे। यानी कि इतनी जल्दी उनका सामना किसी दूर के ग्रह के योद्धा से नहीं होने वाला था। इसके अलावा एक और जानकारी भी उसे हासिल हुई जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस क्षेत्र का निर्माण सम्राट वेगवानस के द्वारा नहीं, बल्कि 4 से 5 योद्धाओं के द्वारा किया गया था, जिनका ऊर्जा स्तर देव मंडल में था। अब जैसे योग मंडल में कई अलग अलग मंडल आते थे, बिल्कुल उसी तरह देव मंडल में भी कई मंडल आते थे। तुमने अभी कहा कि इस क्षेत्र का निर्माण देव मंडल के योद्धाओं के द्वारा किया गया था। क्या तुम मुझे देव मंडल के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? आकर्ष ने परम की तरफ देखते हुए पूछा। तुम इस क्षेत्र में आए और तुम्हें देव मंडल के बारे में भी जानकारी नहीं है। ऐसे कौन से ग्रह से आए हो तुम? परम ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मैं सोमार्य ग्रह से आया हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। सोमार्य ग्रह? तुम सच में उस ग्रह से आए हो? आकर्ष के जवाब को सुनकर परम, अक्षय, वाणी और कुंदन चारों के पैर एकदम से अपनी जगह पर रुक गए। क्या हुआ? सब ठीक तो है? चारों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर आकर्ष को भी थोड़ा अजीब लगा। तुम्हें पता है, सोमार्य ग्रह के बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। कहते हैं कि कई हजारों साल पहले जब इस क्षेत्र का द्वार खुला था, तो सोमार्य ग्रह से एक योद्धा ने इसमें प्रवेश किया था, जिसने यहाँ के सभी योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। उस योद्धा का नाम था वेगवानस, अक्षय ने दबी हुई आवाज में कहा। कहते हैं जब वह योद्धा तलवार चलाता था, तो देव शून्य मंडल की आत्माओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। उसे यहाँ की एक बहुत ही शक्तिशाली विरासत मिली थी, जो उन्हीं देव मंडल के योद्धाओं की थी जिन्होंने इस क्षेत्र का निर्माण किया था। परम ने भी दबी हुई आवाज में कहा। वेगवानस? इस नाम को सुनकर आकर्ष को भी आश्चर्य हुआ। यह तो उसे पता था कि यहाँ पर उसके मास्टर की ही बात हो रही है, पर इस बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसके मास्टर ने इस क्षेत्र में आकर लोगों के मन में अपने प्रति इतना खौफ पैदा कर दिया था। तुम लोग बार बार देव मंडल के योद्धाओं की बात कर रहे हो, पर अभी तक तुम लोगों ने इस मंडल से संबंधित कोई भी जानकारी मुझे नहीं दी। आकर्ष ने विषय बदलने की कोशिश की और फिर से अपना पहले वाला सवाल पूछा। अच्छा, देव मंडल? मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। देव मंडल असल में देवतल के योद्धाओं के लिए है। कहा जाता है कि इस पूरे समय और आयाम के बीच की जगह में कुल 81 देवतल है। प्रत्येक देवतल के अधीन कुछ आयाम आते हैं, जिनके अंदर कई सारे ब्रह्मांड और कई सारे ग्रह शामिल है। देवमंडल की शुरुआत देव शून्य मंडल के बाद होती है। जिन योद्धाओं ने इस क्षेत्र का निर्माण किया था, वह देव मंडल के तीसरे मंडल मंत्र मंडल के योद्धा थे। इसके अलावा हमारे पास में मंडलों से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी देवतल में चला जाता है वह वापस नहीं आ पाता। यहाँ पर जो विरासतें मिलती है, उन्हीं से पता चलता है कि देवतल के मंडल कौन कौन से हैं। परम ने जवाब दिया। तो यह बात है। वैसे अभी तक तुम लोगों ने अपने अपने ग्रहों के बारे में कुछ नहीं बताया। आकर्ष ने अब उन सब की पहचान से जुड़ा सवाल किया। इस पर वाणी ने उसे अपने और बाकी साथियों के बारे में सामान्य जानकारी देना शुरू किया। परम और वाणी असल में एक ही आयाम से आए थे। आकर्ष जिस आयाम में था, उसका नाम भी सोमार्य आयाम ही था। इसी के नाम पर उसके ग्रह को भी यह नाम दिया गया था। परम और वाणी दोनों न सिर्फ एक आयाम से थे, बल्कि एक ही जगह से आए थे। कुंदन एक बड़े आयाम से आया था
और अपने ग्रह के एक बड़े गुरुकुल का शिष्य था। 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले उसने देव शून्य मंडल में प्रवेश किया था, जिस कारण से अपने गुरुकुल की नई पीढ़ी के बीच वह काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। सबसे आखिर में वाणी ने अक्षय का परिचय दिया। पहले तो आकर्ष इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, पर जैसे ही उसने अक्षय का परिचय सुना एकदम से उसके कान खड़े हो गए। अक्षय क्षीरपथ नाम के आयाम से आया था। इस बात ने आकर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में यह नाम पहले पृथ्वी पर आकाशगंगा को दिया जाता था। हालांकि आज के जमाने की पृथ्वी पर इसको मिल्की वे कहा जाता था, लेकिन पहले इसको क्षीरपथ नाम ही दिया गया था। अक्षय, जिस आयाम से तुम आए हो, तुम वहां के कितने ग्रहों को जानते हो? आकर्ष ने पूछा। ज्यादा नहीं, पर कुछ ग्रहों की मुझे जानकारी है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ग्रह के बारे में जानना है? अक्षय ने पहले आकर्ष के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। क्या तुम्हें पृथ्वी नामक किसी ग्रह के बारे में पता है? आकर्ष ने पूछा। नहीं, इसके बारे में नहीं। रुको, शायद मैंने इस नाम को कहीं पर सुना है। अक्षय पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन फिर अचानक से मानो उसे कुछ याद आ गया था। हाँ, याद आया। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो हमारे पूर्वज इसी ग्रह से आए थे। पहले पृथ्वी एक शांत ग्रह थी, लेकिन फिर समय के साथ साथ वहां के हालात बिगड़ने लगे। हमारे पूर्वजों ने उस समय पृथ्वी को छोड़ने का विचार किया, लेकिन वहां पर एक शक्तिशाली आवरण है जिसके कारण कोई भी जीवित बाहर नहीं निकल सकता था। उस समय हमारे पूर्वजों का शरीर इतना मजबूत नहीं होता था कि बाहर अंतरिक्ष में जिंदा रह पाए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ खगोलीय बिंदुओं का सहारा लिया। पृथ्वी पर ऐसे कई गुप्त द्वार थे जहां से अंतरिक्ष में मौजूद दूर ग्रहों पर जाया जा सकता था। हमारे कुछ पूर्वजों ने उस समय पृथ्वी को छोड़ दिया। उसके बाद हम एक नए ग्रह पर आए जहां पर जीवन शुरुआती स्तर में था। वहां का वातावरण अच्छा था, तो हमारे पूर्वज वहीं पर रहने लगे और उस ग्रह को नाम दिया गया कुरु ग्रह। अक्षय ने अपने इतिहास को याद करते हुए कहा। पृथ्वी ग्रह, कुरु ग्रह, क्या इसका संबंध कुरु वंश से हो सकता है जो महाभारत के समय था? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। काफी सोचने के बाद उसे इसके सत्य होने की संभावना लगने लगी। आखिरकार उसने अक्षय से ही इस बारे में पूछ लिया। क्या तुम्हारे कुरु ग्रह में जो पूर्वज पहली बार आए थे उनमें से किसी का नाम युयुत्सु था? आकर्ष ने बस अनुमान लगाया था, क्योंकि महाभारत के समय जो 100 कौरव थे वह तो खत्म हो गए थे, लेकिन 2 लोग थे जिनका वहां पर ज्यादा जिक्र नहीं हुआ था। इनमें से एक तो थी दुशाला और दूसरा था युयुत्सु। दुशाला तो इन कौरवों की बहन थी जिसका आगे इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा था, लेकिन युयुत्सु कौरवों का भाई होते हुए भी पांडवों की तरफ से लड़ा था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और पांडव वनवास चले गए थे तो उन्होंने राजपाट परीक्षित को सौंप दिया। उस समय युयुत्सु को एक संरक्षक के तौर पर वहां पर रखा गया था। आगे चलकर उसके साथ क्या हुआ था इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना सभी को पता था कि महाभारत के युद्ध के बाद भी वह जिंदा बचा था। अगर कुरु ग्रह पर कुरु वंश के लोग थे तो निश्चित रूप से युयुत्सु ही उनका पूर्वज रहा होगा। तुम हमारे पूर्वज को कैसे जानते हो? जैसे ही अक्षय ने आकर्ष का सवाल सुना तो एक बार के लिए वह भी चौंक पड़ा। अभी के समय उनका जो कुरु गुरुकुल था, जिसमें अधिकांश शिष्य प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, उनमें भी अधिकांश को यह जानकारी नहीं थी कि उनके पूर्वज का नाम युयुत्सु था। तो फिर आकर्ष जैसे एक दूसरे आयाम के योद्धा को इसके बारे में जानकारी कैसे हो सकती थी? इधर आकर्ष ने जब अक्षय का सवाल सुना तो वह भी चौंक पड़ा। उसने बस अनुमान लगाया था, इसकी उम्मीद उसे नहीं थी कि उसका अनुमान सच साबित हो जाएगा।
तो क्या इसका मतलब यह था कि आकर्ष अब वापस पृथ्वी पर लौट सकता था और उस व्यक्ति से बदला ले सकता था जिसने उसे धोखा देकर मरवाया था? एक बार के लिए तो आकर्ष का मन किया कि वह अक्षय के साथ उसके ग्रह पर लौटे और वहां से पृथ्वी का पता लगाए। लेकिन फिर अगले ही पल उसने यह विचार त्याग दिया। कारण यह था कि जो जिस आयाम से आया है, इस क्षेत्र के बंद होने के बाद उसे वापस उसी आयाम में भेजा जाएगा। इस पर आकर्ष का नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत संभावना थी भी, तो भी आगे चलकर आकर्ष का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी के समय शायद अक्षय और उसके ग्रह पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बारे में सटीक जानकारी ना हो कि पृथ्वी किस स्थान पर है। अगर जानकारी हुई भी तो भी बाहर खुले अंतरिक्ष में आकर्ष कैसे रह सकता था? और एक पल के लिए मान ले कि वह अगर पृथ्वी पर चला भी जाए तो वापस लौटने का कोई स्रोत नहीं था। कुछ पता नहीं था कि इस क्षेत्र का द्वार दोबारा से कब खुले। शायद 1,00,000 साल बाद या फिर 10,00,000 साल बाद। इतने समय अगर वह पृथ्वी पर रहा तो यहाँ उसके माता पिता और उसके परिवार वालों का क्या होगा? चलो ज्यादा नहीं, कम से कम यह तो पता चला कि पृथ्वी ग्रह यहीं पर है और वहां पर जाने का एक रास्ता भी है। आज नहीं तो कल पृथ्वी पर तो मैं जाकर रहूंगा, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। आकर्ष, सुन रहे हो क्या? ठीक इसी समय पर आकर्ष को एक आवाज सुनाई दी। यह अक्षय की आवाज थी। हाँ, क्या हुआ? आकर्ष ने वापस अक्षय की तरफ देखते हुए पूछा। किन विचारों में खोए हुए हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुम हमारे पूर्वज को कैसे जानते हो? अक्षय ने पूछा। तुम लोगों से मिलने से पहले मैं जब अकेला घूम रहा था तो कुछ योद्धाओं को मैंने इस बारे में बात करते हुए सुना था। वह भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे जैसी कि अभी तुम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि तुम्हारे पूर्वज शायद युयुत्सु ही होंगे। आकर्ष ने एक झूठा जवाब देकर बात को खत्म करने की कोशिश की। अक्षय को उसकी इस बात पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उसके आयाम से काफी लोग यहाँ पर आए थे। तो संभावना थी कि आकर्ष ने उनसे उसके पूर्वज के बारे में सुन लिया हो। तैयार रहो, हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं, परम ने आवाज लगाते हुए अपने सभी साथियों से कहा। उसकी आवाज सुनते ही सारे सतर्क हो गए और ध्यान से सामने की तरफ देखने लगे। वह सभी इस समय एक बड़ी सी पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे। हालांकि इस पहाड़ी का अधिकांश भाग अभी भी जमीन के भीतर था, लेकिन फिर भी इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि यह बादलों से घिरी हुई थी। यहाँ पर तो हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अंदर देख भी नहीं सकते। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो इस प्रकार के स्थान के भीतर उन कुछ चुनिंदा मंत्रमंडल के योद्धाओं की विरासतें हो सकती है, अक्षय ने अनुमान लगाते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर तुम लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अक्षय ने अपनी बात खत्म की, अचानक से एक अपरिचित आवाज उन सभी को सुनाई पड़ी। तुरंत सभी पीछे मुड़े और उस आवाज के स्रोत की तरफ देखने लगे। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जो दिखने में 30 से 40 वर्ष का लग रहा था। वास्तविक उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि शैल मंडल के योद्धाओं के चेहरे देखकर उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था। यह कौन है? एक अनजान आदमी को देखकर परम, वाणी और अक्षय तीनों सुरक्षा की मुद्रा में आ गए और एक दूसरे से पूछने लगे। बिल्कुल सही समय पर आए हो शिशुपाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुंदन ने आगे बढ़कर उस अनजान व्यक्ति को आवाज लगाई। यह तुम्हारा साथी है? कुंदन की बात सुनकर वाणी ने चौंकते हुए पूछा। तो तुम लोगों को क्या लगा था ऐसे विशेष जगह पर मैं तुम लोगों को जाने दूंगा? मैं तो बस तुम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच कर रख रहा था ताकि तुम शिशुपाल पर नजर ना रख सको। वास्तव में तो इस क्षेत्र में हम दोनों जाएंगे और वह विरासत भी हम दोनों ही हासिल करेंगे। लेकिन चिंता मत करो,
तुमने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया तो मैं तुम्हें आसान मौत ही दूंगा। कुंदन ने वाणी, अक्षय और परम की तरफ देखते हुए कहा। तो अब क्या सोचा है? इनका क्या करना है? इस समय तक शिशुपाल भी उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। वहां पर आने के बाद उसने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर कुंदन से पूछा, दोनों लड़कों को मार डालो। रही बात इस महिला की तो इसे मेरे लिए छोड़ दो। एक बार अपने शरीर की प्यास बुझा लूं, इसके बाद इसे भी बाकी सबके पास भेज देंगे। कुंदन ने वापस संदेश भेजकर जवाब दिया। इसका क्या मतलब है कुंदन? हम 5 लोग अंदर जाने वाले थे, फिर तुमने अपने साथी को क्यों बुलाया? यह मत भूलो कि इस स्थान का पता हमने लगाया था। परम ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। तो क्या हुआ? तुमने पता लगाया था, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा इस पर अधिकार हो चुका है। कुंदन ने जवाब दिया। एक बार फिर से सोच लो कुंदन, हम लोग 4 हैं और तुम 2। आकर्ष भी देव शून्य मंडल का योद्धा है। तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? अक्षय ने कहा। अगर मैं अकेला होता तो शायद नहीं रोक पाता, पर मेरे साथ मेरा दोस्त शिशुपाल भी है। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार मेरे साथ 7 और ऐसे योद्धा आए हैं जिन्होंने देव शून्य मंडल में प्रवेश किया है, और उनमें से एक शिशुपाल भी है। तो अब चिंता करने की जरूरत तुम लोगों को है, क्योंकि संख्या में ज्यादा होने के बावजूद मरने वाले तो तुम ही हो। कुंदन ने अपने दोस्त शिशुपाल के कंधों पर हाथ रखते हुए अक्षय, परम और वाणी से कहा। शुरू से लेकर अंत तक आकर्ष पर भी उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक आकर्ष उनके जैसे बस देव शून्य मंडल में था। अगर दोनों ने एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो शायद आकर्ष उनके सामने टिकने वाला भी नहीं था। वैसे तुम लोगों के पास अपने आप को बचाने का एक अवसर है। अगर तुम लोग इस आकर्ष को अपने समूह से बाहर निकाल दो और मेरे गुलाम बनने का वचन दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं। कुंदन ने अक्षय, परम और वाणी से कहा। उसकी बात सुनकर परम और वाणी के चेहरे पर संकोच का भाव आ गया। दोनों इस समय उलझन में पड़े थे, क्योंकि एक तरफ उनके खुद के प्राण थे तो दूसरी तरफ आकर्ष। परम ने खुद वादा किया था कि वह आकर्ष को हर मुसीबत से बचाएगा, तो अब वह मना कैसे करता? वाणी का भी हाल कुछ उसके जैसा ही था। सिर्फ अक्षय इकलौता ऐसा था जिसका जवाब पहले से तैयार था। जैसे ही उसे विकल्प मिला उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हम कुरु वंश के लोगों का एक नियम है कि अगर हम किसी को अपना साथी मान लेते हैं तो फिर चाहे स्थिति कैसी भी आ जाए, हम उनका साथ नहीं छोड़ते। आकर्ष हमारे साथ शामिल हुआ था, तो अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके साथ खड़ा रहूं। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। अक्षय इस प्रकार का कोई जवाब देगा इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। कुंदन भी एक बार के लिए हैरान रह गया। एक बार फिर से सोच लो अक्षय, इस बार शिशुपाल ने अक्षय से कहा। मगर अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब पहले से ही निश्चित हो चुका था। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा, कुंदन ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और अपनी पूरी ताकत से अक्षय पर प्रहार कर दिया। अक्षय सिर्फ शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था, जबकि कुंदन देव शून्य मंडल में प्रवेश कर चुका था। उसकी देव ऊर्जा के सामने अक्षय की योग ऊर्जा तो कुछ भी नहीं थी। अक्षय को तो पता भी नहीं चला था कि कुंदन कब प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आखिरी समय में याद करने लगा कि यहाँ पर आते समय उसने अपने परिवार से क्या वादा किया था। वह तो मान चुका था कि आज उसका अंत है, लेकिन 1 से 2 सेकंड गुजरने के बाद भी जब उसके शरीर पर कोई प्रहार नहीं हुआ तो अक्षय को आश्चर्य होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया।
कुंदन ने उस पर प्रहार तो किया था, लेकिन उसका मुक्का अक्षय के चेहरे से सिर्फ 1 फीट दूरी पर रोक लिया गया था। और जिसने इस प्रहार को रोका था वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। कैच! अगले ही पल अक्षय के कानों में हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। आकर्ष ने कुंदन का हाथ तोड़ दिया था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देख शिशुपाल भी आगे बढ़ा, मगर उसी क्षण उसके सामने से एक तलवार इतनी तेजी से गुजरी कि वह पीछे हटने पर मजबूर हो गया। शिशुपाल और कुंदन दोनों मूर्ख नहीं थे जो इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं पाते। दोनों को पता चल चुका था कि आकर्ष ताकत के मामले में उनसे आगे हैं, तो दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की। खजाना, विरासत, रत्नाकर और कीर्तिमान पहले लड़ाई शुरू की और अब भागने की कोशिश कर रहे हो। शिशुपाल और कुंदन दोनों को भागते देख आकर्ष की आंखें कत्ल के भाव से भर गई। तुरंत उसने अपनी नई तलवार का इस्तेमाल किया और 2 ऊर्जा तरंगों को उन दोनों पर छोड़ दिया। पलक झपकते ही दोनों ऊर्जा तरंगे शिशुपाल और कुंदन दोनों के गले को चीरते हुए आर पार निकल गई। दोनों को खत्म करने में उसे मात्र 1 सेकंड का समय लगा। यह नजारा देखकर अक्षय, परम और वाणी तीनों दंग रह गए। कभी सपने में भी उन तीनों ने कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ चलने वाला यह शांत स्वभाव का व्यक्ति ताकत के मामले में उनसे इतना ज्यादा आगे होगा। आकर्ष के चेहरे और उसके चाल चलन को देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आकर्ष की ताकत देखने के बाद परम और वाणी को थोड़ा पछतावा भी होने लगा। उन्हें पता था कि उन्होंने एक गलत फैसला कर लिया है। अगर वह अक्षय की तरह आकर्ष के पक्ष में खड़े होते तो शायद आकर्ष उनका काफी अच्छा दोस्त बन जाता। अफसोस उन्होंने यह मौका गवा दिया। माफ करना आकर्ष। मैं भी माफी चाहता हूं आकर्ष। वाणी और परम दोनों ने आकर्ष से माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को किसी भी बात का दोष नहीं दे रहा। सबके अपने फैसले होते हैं। तुम दोनों ने भी अपने खुद के हित के लिए ही फैसला किया था, आकर्ष ने जवाब दिया। सुनने में तो उसका जवाब बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन वाणी महसूस कर पा रही थी कि आकर्ष के बोलने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। जहां पहले आकर्ष उनके साथ किसी दोस्त की तरह बात कर रहा था, अब वह उनके साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके लिए वह दोनों अजनबी हो। आकर्ष, मुझे डर है कि शिशुपाल और कुंदन की मौत तुम्हें एक बड़े खतरे में डाल देगी। मुझे कुंदन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि कुंदन अपने गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का भतीजा था। यहाँ पर उसके साथ कई देव शून्य मंडल की आत्माएं और योद्धा आए होंगे। जो भी योद्धा यहाँ पर प्रवेश करता है उसके पास एक तंत्र अभिलेख होता है। इसलिए अगर कोई भी यहाँ पर खत्म होता है तो उसकी आंखों से देखा गया आखिरी दृश्य उस तंत्र अभिलेख में कैद हो जाता और उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके पास उस तंत्र अभिलेख का दूसरा भाग हो। अक्षय ने चिंतित स्वर में आकर्ष से कहा। जानता हूं, पर चिंता मत करो। वह चाहिए मेरे बारे में कितना ही क्यों ना जान ले, मुझे ढूंढ नहीं सकते। इतने बड़े क्षेत्र में अगर वह कई साल भी ढूंढेंगे तो भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। पर फिर भी तुम्हें सतर्क तो रहना चाहिए। दुश्मन चाहे कैसा भी हो, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन कभी भी, कहीं पर भी और किसी भी रूप में आ सकता है। अक्षय ने गूढ़ भाषा में आकर्ष को कुछ समझाने की कोशिश की। उसके शब्दों का वास्तविक मतलब तो आकर्ष को समझ में नहीं आया था, पर एक बात समझ में आ चुकी थी कि शिशुपाल और कुंदन दोनों की पहचान सामान्य नहीं था। उस बड़े क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ लोग एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। सभी ने हल्के भूरे रंग के कपड़े पहने थे, इस कारण ऊपर आसमान से उन्हें देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल था।
सबसे आगे एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी चल रहा था। कैच! अचानक से उसे एक तीखी आवाज सुनाई पड़ी। तुरंत उसके चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। उसने जल्दी से एक पोटली बाहर निकाली और उसमें मौजूद कंचों को देखने लगा। एक कंचा टूटा हुआ था। कुंदन उस कंचे को टूटा देखकर वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी गुस्से से उबल पड़ा। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी देव शून्य मंडल की एक आत्मा था, जो उसी गुरुकुल से आया था जिस गुरुकुल से कुंदन आया था। अब कुंदन से उसका कोई सीधा संबंध तो नहीं था, लेकिन वह उसके गुरुकुल का एक जाना माना शिष्य था, जिसके कंधों पर आगे चलकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। अब अगर एक ऐसे शिष्य को कोई खत्म कर दे तो उस गुरुकुल का पूर्वज होने के नाते वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी शांत कैसे बैठा रह सकता था। तुरंत उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ दृश्य देखने की कोशिश करने लगा। लगभग 1 मिनट बाद उसकी आंखों के सामने एक काले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति का चेहरा उभर कर आने लगा। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि आकर्ष का था। बुजुर्ग अवस्था के आदमी को पता चल चुका था कि कुंदन की हत्या किसने की है। उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर गई और वह आकर्ष को खत्म करने की योजना बनाने लगा। उससे कुछ ही दूरी पर एक और व्यक्ति भी अपने एक छोटे से समूह के साथ कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। उसे भी अचानक से कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पता लगाने की कोशिश की कि उसे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों के सामने भी कुछ दृश्य उभरने लगे, जिन्हें देखकर इस व्यक्ति का चेहरा भी गुस्से से लाल पीला होने लगा। यह शिशुपाल का साथी था। शिशुपाल और यह व्यक्ति दोनों एक ही गुरुकुल से आए थे। अपने साथी की मृत्यु का दृश्य देखकर उसकी आंखों में भी कत्ल का भाव आ गया और वह भी आकर्ष से बदला लेने की योजना बनाने लगा। इधर आकर्ष को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े क्षेत्र में उसके दो नए दुश्मन उसकी खोज शुरू कर चुके हैं। वह तो अक्षय, परम और वाणी के साथ उस पहाड़ी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश शुरू कर चुका था। अब हालांकि परम और वाणी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन आकर्ष इसके लिए उन दोनों को कोई भी दोष नहीं दे रहा था। उसके मुताबिक उन दोनों को ही इस जगह का सबसे पहले पता चला था, तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे पहला अधिकार उनका था। पहाड़ी दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह बस आंखों का धोखा था। वहां पर ऐसे कई गुप्त रास्ते थे जहां से होकर अंदर जाया जा सकता था। इन्हीं में से एक रास्ता वाणी और परम को पता था। उसी रास्ते से वह आकर्ष और अक्षय दोनों को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन विरासत की यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। जब आकर्ष अक्षय के साथ यात्रा कर रहा था, तो अक्षय से उसे और भी कई सारी काम की जानकारियां मिली, जिसमें से एक जानकारी यह थी कि हर बार जब भी इस क्षेत्र के द्वार खुलते थे, तो एक ऐसी विरासत हमेशा सामने आई थी जिसको हासिल करने के बाद कोई भी देव शून्य मंडल का योद्धा अपनी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ा सकता था कि वह 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का भी सामना कर सकता था। आखिरकार यह विरासत मंत्र मंडल के योद्धाओं की थी। अब अगर उनके अंदर इतनी ताकत भी ना हो कि 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना ना कर पाए, तो फिर वह विरासत ही किस काम की। विरासत की इस लड़ाई में उनकी पहली चुनौती बनी भूल भुलैया। शुरुआत में तो रास्ता बिल्कुल सामान्य था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद गलती से परम का पैर एक गलत स्थान पर पड़ गया। इससे पहले कि वह अपनी जगह से हिल पाता, एक बड़ा सा भाला उसके गले को चीरते हुए सामने की दीवार से जा लगा। इस भाले की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि पहली दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक इसके दोनों ही सिरे दीवार के अंदर थे। आकर्ष और अक्षय दोनों ने मिलकर परम को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि परम ने कुछ ही क्षणों में दम तोड़ दिया। यह सिर्फ पहली चुनौती थी।
यहीं पर उनका एक साथी उनका साथ छोड़ चुका था। अभी तो बहुत लंबा रास्ता पड़ा था। डरो मत, विरासत में ताकत मिलती है तो कुछ चुनौतियां भी मिलेगी। एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें हर कीमत पर आगे बढ़ना होगा। बस इस बार इतना ध्यान रखना है कि कहीं गलत जगह पैर ना पड़े, अक्षय ने आकर्ष और वाणी को समझाते हुए कहा। इसके बाद उसने दोनों के साथ मिलकर फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस बार कहीं पर भी पैर रखने से पहले वह बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा था। इसी तरह से सावधानी रखते हुए आखिरकार 1 घंटे के बाद उन्होंने पहली चुनौती पार कर ली। भूल भुलिया को पार करके अब वह एक झील के किनारे पहुंच चुके थे। वैसे आकर्ष, तुम्हें पृथ्वी के बारे में इतना सब कुछ पता है तो निश्चित रूप से शक्ति स्तंभ के बारे में भी जानकारी होगी। उसमें 7 मंजिली होती है और प्रत्येक मंजिल पर एक कीमती वस्तु रखी होती है। पहली मंजिल पर एक सुनहरे रंग का गरुड़ पाया जाता है। कई लाखों साल पहले देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में वह कहीं खो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहां पर है। क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? अक्षय ने आकर्ष से पूछा। उसका यह सवाल सुनकर आकर्ष के हृदय की गति कुछ पलों के लिए तेज हो गई। अक्षय इस प्रकार का कोई सवाल पूछ लेगा, आकर्ष को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, शक्ति स्तंभ के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मैंने भी इस बारे में सुना है। अगर वह पृथ्वी से कहीं गायब हुआ था तो हो सकता है वह कहीं पर नष्ट हो गया हो, आकर्ष ने अनजान बनने का दिखावा करते हुए जवाब दिया। नष्ट हो गया होगा? संभावना ही नहीं है, अक्षय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। संभावना नहीं है? इसका क्या मतलब? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन शक्ति स्तंभ एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। शक्ति स्तंभ की 7 मंजिलों में से दूसरी मंजिल से लेकर 7वीं मंजिल तक प्रत्येक पर ऐसे अस्त्र रखे गए हैं जो अगर किसी शक्तिशाली योद्धा के द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो एक पूरे ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। जितने भी आयाम यहाँ पर मौजूद है, इनमें एक भी ऐसी ताकत नहीं है जो उन अस्त्रों को नष्ट कर पाए। तो सोचकर देखो शक्ति स्तंभ कितना शक्तिशाली होगा। देवतल से नीचे का कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो उसे खरोच भी पहुंचा सकता है। फिर उसे नष्ट करने की बात तो बहुत दूर है, अक्षय ने जवाब दिया। इस जवाब ने आकर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्षय के शब्दों पर तो उसे संदेह नहीं था, क्योंकि वह भी जानता था कि वरिष्ठ पिनाक कोई सामान्य प्राणी नहीं थे कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो जाए। लेकिन यह बात भी सच थी कि उसने खुद उस दिन स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि शक्ति स्तंभ के साथ उसका संपर्क टूटा था। फिर वह क्या था? वैसे तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। हमारे ग्रह के एक योद्धा के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह देवतल से आया था, लेकिन एक दिन अचानक से अस्त्र नष्ट हो गया। वह योद्धा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वह हमारे गुरुकुल के एक पूर्वज थे। आज तक हमारे लिए यह रहस्य बना हुआ है कि उस अस्त्र को नष्ट कैसे किया गया था। क्या इसके बारे में तुम कुछ बता सकते हो? आकर्ष ने अक्षय से पूछा। यहाँ पर वह शक्ति स्तंभ की ही बात कर रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर इस प्रकार की कहानी बनाई थी ताकि अक्षय को उस पर संदेह न हो। देखो, जहां तक मुझे देवतल के अस्त्रों की समझ है तो एक बात में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देवतल में अगर कोई अस्त्र बना है तो दूसरे किसी भी आयाम के अंदर उसको खत्म या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन अस्त्रों में देव ऊर्जा होती है। फिर साधारण ऊर्जा या फिर योग ऊर्जा इनका क्या बिगाड़ देगी? अक्षय ने जवाब दिया।
इस जवाब को सुनकर आकर्ष फिर सोच में पड़ गया। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागने लगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ पिनाक आज भी जिंदा हो? उसने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। वह इस पर विश्वास तो करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद कारण यह था कि उसने खुद शक्ति स्तंभ से अपने संपर्क को टूटते हुए महसूस किया था। बुरा मत मानना, लेकिन हम यहाँ पर काफी देर से फंसे हुए हैं। क्या हम लोग पहले यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं? आकर्ष और अक्षय दोनों एक दूसरे के साथ बात करने में मग्न थे कि तभी वाणी ने आवाज लगाकर उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। केवल अब जाकर दोनों को याद आया था कि वह काफी देर से झील के किनारे पर रुके हुए हैं। पहले यहाँ से निकलते हैं। बातें करने के लिए हमारे पास और भी काफी लंबा समय है, अक्षय ने कहा। ठीक है। वैसे तुमने कहा था कि जब भी इस क्षेत्र का द्वार खुलता है तो सिर्फ एक ही विरासत सामने आती है। अगर यह विरासत इतनी कीमती है तो निश्चित रूप से बाकी सभी को भी इसमें प्रवेश करने का अवसर जरूर मिला होगा। क्या? आकर्ष ने अक्षय से पूछा। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ। तुरंत उसने अपना सिर ऊपर किया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसने पाया कि ऊपर आसमान से होकर कुछ लोगों का एक समूह काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। आकर्ष के समूह और उनके समूह के बीच की दूरी काफी ज्यादा थी, जिस कारण से उनका ध्यान आकर्ष के समूह पर नहीं गया था। और कुछ पूछना है? अक्षय ने हल्का हंसते हुए कहा। नहीं, जवाब मिल चुका है कि बाकी लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। क्या कहते हो? इनका पीछा करें? आकर्ष ने अक्षय से पूछा। दूसरा कोई विकल्प वैसे भी नहीं है। हमें रास्ता पता नहीं है। इनका पीछा करते हैं, क्या पता सही रास्ता मिल जाए, अक्षय ने जवाब दिया और फिर उड़कर आसमान की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे आकर्ष और वाणी भी आसमान में उड़ने लगे। अभी तक वह लोग जमीन पर थे, इसलिए उन्हें सिर्फ एक ही समूह नजर आ रहा था, लेकिन जब वह आसमान में पहुंचे तब उन्हें समझ में आया कि इस एक विरासत को हासिल करने के लिए कितने लोग आ चुके हैं। वहां ऊपर आसमान में एक समूह नहीं था, बल्कि कई सारे समूह थे जो दूर से देखने में काले रंग के छोटे छोटे बिंदुओं के जैसे दिख रहे थे। सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अब अगर इतने सारे लोग एक ही दिशा में जा रहे थे तो निश्चित रूप से उस दिशा में ऐसा कुछ होना चाहिए था जिसने उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और यहाँ पर विरासत के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। आकर्ष, वाणी और अक्षय भी उनके पीछे पीछे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। लगभग आधे घंटे तक आगे बढ़ने के बाद वह सभी लोग एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर जाकर उतरे। यही वह स्थान था जहां पर सभी लोग आना चाह रहे थे। जब आकर्ष, वाणी और अक्षय वहां पर पहुंचे तो उनकी नजर पहाड़ी पर बने दो स्तंभों के ऊपर गई, जिनके ऊपर एक शिला लगी हुई थी और शिला से एक चमकीले रंग की घंटी लटकी हुई थी। इसी घंटी की वजह से अधिकांश योद्धा यहाँ पर आए थे, क्योंकि इसके अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। यह ऊर्जा, लगता है यह घंटी देवतल की देव ऊर्जा से बनी है, अक्षय ने अनुमान लगाते हुए कहा। इस समय वो अकेला नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। वहां मौजूद सभी योद्धाओं के मन में भी यही विचार चल रहे थे। यह घंटी आज से मेरी है। अचानक से एक व्यक्ति आगे आया और उस घंटी पर अपना अधिकार जताने लगा। यह एक मध्य अवस्था का आदमी था, जिसके शरीर से निकलने वाली आभा साफ बता रही थी कि वह एक ऐसी आत्मा है जो 4 परीक्षाएं दे चुकी है। तुम्हारी? सिर्फ कहने से यह तुम्हारी हो गई?
क्या हो अगर इसको हासिल करने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूं। ठीक इसी समय पर एक और आवाज सुनाई दी। अगले ही क्षण एक तेज ऊर्जा उस मध्य अवस्था के आदमी पर आकर गिरने लगी। इस ऊर्जा में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उस मध्य अवस्था के आदमी को पीछे हटना पड़ा। सभी का ध्यान अब एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर चला गया जिसके भीतर से यह ऊर्जा निकल रही थी। वैसे तो यह भी एक आत्मा ही था, लेकिन इसने 5 परीक्षाएं दे दी थी। यह समझते ही कि बुजुर्ग अवस्था का आदमी उससे ज्यादा शक्तिशाली है, मध्य अवस्था के आदमी ने उस घंटी को हासिल करने का विचार अपने मन से निकाल दिया। क्षमा करें वरिष्ठ, गलती हो गई। आप इस घंटी को रख सकते हैं, उस मध्य अवस्था के आदमी ने बुजुर्ग अवस्था के आदमी से कहा। किसी और को इस पर अधिकार स्थापित करना है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अब वहां मौजूद सभी योद्धाओं को चुनौती देते हुए कहा। उसकी यह चुनौती सुनकर सारे योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्पष्ट था कि कोई भी उस घंटी का लालच छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यह बात भी सच थी कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का सामना कर सके। मजबूरी में सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और यह उम्मीद कर रहे थे कि कोई तो उसका सामना करने के लिए आगे जाए। दादाजी ठीक इसी समय पर एक आवाज में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी का ध्यान आवाज के स्रोत की तरफ चला गया। सामने की तरफ से 2 व्यक्ति आ रहे थे। एक तो आगे चल रहा था और एक थोड़ा पीछे। जो पीछे चल रहा था उसी ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ देखकर आवाज लगाई थी। बुजुर्ग अवस्था का आदमी पहले तो गुस्से में था, मगर जैसे ही उसने उस लड़के की आवाज सुनी तो उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह सौम्यता ने ले ली। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी उस क्षेत्र में खुले 5 आयामों में से सबसे बड़े आयाम के एक शक्तिशाली ग्रह के गुरुकुल से आया था। इसका नाम था रत्नाकर। वही जिस व्यक्ति ने उसे आवाज लगाई थी वह था उसका पोता, जिसका नाम था कीर्तिमान। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कीर्ति? रत्नाकर ने अपने पोते को पुकारा। प्यार से वह अपने पोते को कीर्तिमान की जगह कीर्ति कहकर संबोधित करते थे। मैंने सुना कि यहाँ पर एक खजाना है, बस उसे ही देखने आ गया, कीर्तिमान ने जवाब दिया। वह अपने दादा की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर किसी पर पड़ी। यह एक सुंदर सी महिला थी। उसे देखते ही कीर्तिमान के मन में कुछ गलत विचार आने लगे। महिला समझदार थी तो उसने कीर्तिमान की आंखों को देखकर अंदाजा लगा लिया कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण पर कीर्तिमान ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। मेरे रास्ते से हटो, महिला ने कर्कश आवाज में कीर्तिमान से कहा। जिस वस्तु को मैं एक बार देख लेता हूं वह मेरी हो जाती है, और तुम्हें तो मैं एक बार से अधिक बार देख चुका हूं। तुम पर तो मेरा अधिकार सबसे ज्यादा है, कीर्तिमान ने उस महिला से कहा। सामने से हटो वरना भारी कीमत चुकानी होगी, महिला ने गुस्से से भरी आवाज में कहा और अपनी ताकत प्रदर्शित की। उसकी ताकत कीर्तिमान के बराबर थी, जिस कारण कीर्तिमान के चेहरे के भाव एक पल के लिए गंभीर हो गए। उसने तुरंत अपने दादाजी की तरफ देखा और कहा, दादाजी मुझे यह लड़की पसंद है, मुझे यह चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो बिना किसी संकोच के तुम उसे हासिल कर सकते हो। तुम रत्नाकर के पोते हो। कुछ लेने से पहले तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, रत्नाकर ने जवाब दिया। वरिष्ठ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर गलत का साथ क्यों दे रहे हैं? मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं आपकी आभारी रहूंगी। रत्नाकर स्वाभाविक तौर पर वहां पर सबसे शक्तिशाली था। यह बात वह महिला भी जानती थी, तो उसने रत्नाकर से निवेदन किया।
लेकिन रत्नाकर ने उसकी बात टालते हुए कहा, निसंदेह तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरे कीर्ति को तुम पसंद हो, और जो मेरे पोते को पसंद है मैं उसे हर कीमत पर अपने पोते को लाकर देता हूं। फिर चाहे वह इंसान हो या फिर कोई वस्तु। महिला ने जब यह जवाब सुना तो उसकी आंखें एक पल के लिए झुक गई। अपने आसपास खड़े योद्धाओं को वह ध्यान से देखने लगी। वह उम्मीद कर रही थी कि उनमें से कोई आगे आकर उसकी मदद करे, पर किसी ने भी आगे आकर उसकी सहायता नहीं की। रत्नाकर को लगा कि वह महिला वहां से भाग जाएगी, तो उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस महिला को वहीं पर स्थिर कर दिया। महिला समझ चुकी थी कि आज उसकी कोई भी सहायता नहीं करने वाला। आखिर में उसने फैसला किया कि वह खुद को खत्म कर लेगी। जैसे ही वह यह कदम उठाने वाली थी, उसके कानों में एक स्वर सुनाई पड़ा, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें किसी के सामने पलके झुकाने की भी जरूरत नहीं है मीरा। सिर झुकाना तो दूर की बात है, आवाज ना तो ज्यादा तेज थी और ना ही ज्यादा धीमी, इस कारण हर कोई उसके शब्दों को सुन पा रहा था। वैंग। अगले ही क्षण ऊर्जा का एक तेज बहाव आया जिसने उस महिला के चारों तरफ रत्नाकर की जो ऊर्जा थी उसे पल भर में निरस्त कर दिया। जिस महिला पर ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था वह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, और जिसने उसे बचाया था वह था आकर्ष। अभी तक वो पीछे खड़ा था, इस कारण मीरा पर उसका ध्यान नहीं गया था, मगर जैसे ही उसने देखा था कि बुजुर्ग अवस्था का अपनी ऊर्जा से एक महिला को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो वह आगे आ गया। यहाँ पर जब उसने महिला का चेहरा देखा तो उसका खुद का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। जिस महिला को पकड़ा गया था वह उसकी मुंह बोली बहन मीरा थी। अपने पिता को खोने के बाद मीरा का सिर्फ एक ही रिश्तेदार जीवित बचा था, वह था आकर्ष। मीरा जानती थी कि इतने बड़े क्षेत्र में उसका आकर्ष भाई उसकी मदद करने नहीं आ सकता है, इसलिए उसने आत्महत्या करने का विचार अपने मन में लाया। पर उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस क्षण वो अपने भाई को याद करेगी उसी क्षण उसका भाई वहां पर प्रकट हो जाएगा।